हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो भारतीय भूगोल की जो सीरीज हमारी चल रही थी, इसमें हम देख रहे थे भारत का भौतिक स्वरूप, जिसके अंतर्गत हमने कुछ स्थलाकृतियों की बात कर ली थी, जैसे कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला, जिसमें हमने हिमालय पर्वत को पूरा डिटेल में पढ़ा था। इसके बाद हमने देखा था उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग, जिसमें हमने सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान पूरा पढ़ लिया था, और इसके साथ साथ राजस्थान में जो मैदान का विस्तार है उसको भी हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे तीसरी स्थलाकृति, जिसे हम भारतीय मरुस्थल के नाम से जानते हैं या भारतीय रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, और इसका नाम है थार का मरुस्थल। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखें, जो भारतीय मरुस्थल है, ये इसका विस्तार मुख्यतः आपका राजस्थान वाले हिस्से में है, और उसके साथ साथ जो उसके पड़ोसी राज्य हैं उनमें भी कुछ मात्रा में इसका विस्तार पाया जाता है। ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जो कि पूरा का पूरा रेत यानी कि बालू से निर्मित है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लें। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो ये बालू बिखरी पड़ी है, हवा से उड़कर ये जगह जगह इकट्ठा होती है, और कुछ इस तरीके की तरंगें यहाँ पे बनती हैं। इसीलिए ये माना जाता है कि जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, जो थार का मरुस्थल है, ये एक तरंगित मैदान है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है किस प्रकार का है, तो तरंगित यानी कि रिपल्ड मैदान इसे कहा जाता है। तो ये क्या होता है इसको समझना है। जो यहाँ पे तरंगें बहुत सारी आपको दिखाई दे रही हैं, यही है एक तरंगित मैदान। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला है 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। तो आप ध्यान रखें, 25 सेंटीमीटर या फिर उससे कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है, जहां पर औसत वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर या फिर इससे कम, जैसे कि 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इस प्रकार से होती है, तो उसे मरुस्थल की श्रेणी में रख दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर रेत पाई जाती है और वनस्पतियाँ यहाँ पर नहीं उगती हैं। कुछ वनस्पतियाँ उगती हैं जिन्हें हम स्टेपी कहते हैं, तो क्या होती हैं आगे हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत में अगर हम इस मरुस्थल की विस्तार की बात करते हैं, तो भारत में अरावली की जो श्रेणियां हैं, अरावली पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है, जिसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक जाता है, कुछ इस प्रकार से स्थित है। ठीक है, तो ये जो अरावली पहाड़ियाँ हैं, अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में तथा राजस्थान के पश्चिमी भाग में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है। ठीक है, यानी कि मरुस्थलीय मैदान है, जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में जो रेगिस्तानी हिस्सा है, जो मरुस्थल वाला भाग है, उसे थार का मरुस्थल नाम दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। तो मैंने आपको बता दिया, रिपल्ड ग्राउंड या फिर आपका तरंगित मैदान क्या होता है आप जानते हैं। बालू के टिब्बे कहने का मतलब है कि बालू एक जगह इकट्ठा होती गई, और बहुत ज़्यादा मात्रा में बालू इकट्ठा होने से उसने एक पहाड़ का रूप ले लिया है, एक बहुत बड़ी स्थलाकृति का रूप ले लिया है, तो उसी को बालू का ढेर या बालू का टिब्बा या बालू का पहाड़ी इस प्रकार से नाम दिया जाता है। ठीक है, इस मरुस्थल का विस्तार अधिकांशतः राजस्थान में है, तो अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में ही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी ये फैला हुआ है। हालांकि गुजरात में से अलग अलग नामों से जाना जाएगा। ठीक है, जैसे गुजरात में कच्छ का रण वाला जो हिस्सा है, वो भी अपने आप में रेगिस्तान है, तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे। आगे चलें। यह विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थलीय प्रदेश है या मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो ये ध्यान रखना, विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं, इनमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाला या सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल या थार का रेगिस्तान है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर यानी कि 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। इसमें लंबाई की बात करें तो 640 किलोमीटर, जिसकी चौड़ाई लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चित्र के माध्यम से भी देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा कि क्या है और किस प्रकार का ये दिखाई देता है। पहले देख लें, यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है, औसत वार्षिक वर्षा की बात हो रही है, ये 15 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, इसी कारण से यहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। आप लोग समझ सकते हैं कि जो आपका रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर वनस्पति के नाम पर कुछ झाड़ियाँ पाई जाएंगी, पेड़ आपको नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उन्हें स्टेपी वनस्पति कहा जाता है, उसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क है, अति शुष्क आप कह सकते हैं, और वनस्पति रहित क्षेत्र है। तो यहाँ पर वनस्पति रहित शब्द का प्रयोग किया है महेश बर्णवाल जी ने, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें हम स्टेपी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। ये जो इसका पूर्वी भाग है, तो जितना आप पश्चिम की ओर जाएंगे, रेगिस्तान का विस्तार उतना ज़्यादा है। पूर्व की ओर आते हैं तो रेगिस्तान जो है थोड़ा थोड़ा वनस्पति वहाँ पे
पाई जाने लगती है और रेगिस्तान हरा भरा लगने लगता है। तो इसका पूर्वी भाग अपेक्षाकृत नम है, जहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। स्टेपी वनस्पति क्या होती है, इस चित्र के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो स्टेपी कहने का मतलब जहाँ पर दूर दूर छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पत्ती वाली नहीं होती हैं, बल्कि कंटीली झाड़ियाँ होती हैं, तो इसे कहा जाता है स्टेपी वनस्पति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रदेश में अर्थात जो आपका थार का मरुस्थल है, इसमें सांभर, डीडवाना जैसी प्रसिद्ध खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं और इन खारे पानी की झीलों से नमक बनाया जाता है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। राजस्थान में डीडवाना झील प्रमुख है, प्रसिद्ध है, जिससे नमक बनाया जाता है। लूनी इस प्रदेश की प्रमुख नदी है। तो यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो है लूनी नदी, या आप लोग कह सकते हैं इसे लूणी नदी भी कहा जाता है, जो कि बना हुआ है किससे, नमक से। तो ये अपने आप में नमकीन नदी है, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, तो लूनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात, लूनी इस प्रदेश की या इस क्षेत्र की अर्थात थार के मरुस्थल या आप कह सकते हैं राजस्थान का जो मैदान है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान के मैदान में हल्की फुल्की घास मिलती है, स्टेपी वनस्पति मिलती है, जबकि पश्चिम की ओर जाएं तो पूर्णतः मरुस्थलीय क्षेत्र है, वनस्पति रहित क्षेत्र है। ठीक, तो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जो नदी है ये लूनी नदी है, जो कि लगभग 495 किलोमीटर लंबी है। यह लूनी नदी भारत में अंतःस्थलीय प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। अब ये टर्म आपने समझना है, अंतःस्थलीय प्रवाह क्या होता है। तो जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कोई भी नदी आप पढ़ते हैं तो उसमें दो चीज़ें आप लोग देखते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है और ये कहाँ जाकर सागर में विलीन हो जाती है, सागर में मिल जाती है। लूनी नदी ऐसी नदी है जिसका उद्गम तो हो रहा है लेकिन ये सागर तक नहीं पहुँचती है, ये कच्छ के रण में ही कहीं विलुप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा कम होती है। जब वर्षा का सीजन होगा तभी जाके ये नदी दिखाई देती है और कच्छ के रण के आसपास ही विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसे अंतःस्थलीय प्रवाह प्रणाली कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि लूनी नदी एक अंतःस्थलीय प्रवाह प्रणाली का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यह नदी कहाँ से निकलती है, अजमेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित अरावली की पहाड़ियों पर एक जगह है आपका अन्ना सागर। ये ध्यान रखना, अन्ना सागर नामक जगह है जो कि अरावली की पहाड़ियों में पड़ता है और अजमेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकलकर कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, किसी भी सागर में किसी भी खाड़ी में नहीं गिरती है, इसीलिए इसे अंतःस्थलीय प्रवाह प्रणाली का एग्जाम्पल माना जाता है। इसे भारत की नमकीन नदी के नाम से जाना जाता है, बन चुका है एग्जाम में, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। सरस्वती, बूंदी, सुकरी तथा जवाई ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे चलते हैं। यह अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है जहाँ नदियाँ झील या पलाया में मिल जाती हैं। ठीक है, किसी सागर में किसी खाड़ी में नहीं गिरती हैं बल्कि किसी झील में या पलाया में विलुप्त हो जाती हैं। इन पलाया या झीलों का जल खारा हो जाता है इनके बार बार अवक्षेप लाने की वजह से, जिससे नमक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। आगे चलते हैं। जो रेगिस्तान है थार का मरुस्थल, ये मीसोजोइक काल में समुद्र का हिस्सा था। ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनेंगे, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, तो वहाँ पे इसे एक पॉइंट के रूप में डाला जा सकता है कि थार का मरुस्थल मीसोजोइक काल में समुद्र का हिस्सा था। तो ये पॉइंट सही होगा, ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये एक समुद्र का ही हिस्सा था जो कि आपका अभी ये हिंद महासागर वाला पूरा हिस्सा है। ठीक है, इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टानों की बात करें तो भूगर्भिक संरचना में आपको दिखाई देगा कि ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। लेकिन जब आप इसकी स्थलाकृतियों को देखते हैं, अर्थात जो भूखंड या फिर भूस्थल है उसके ऊपर जो आकृतियां पाई जाती हैं, ये स्थलाकृतियां पवनों द्वारा निर्मित हैं। ठीक है, और पवनों द्वारा निर्मित आकृतियां क्या होती हैं उन्हें देखें। यहाँ की जो प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं ये हैं बरखान, रेत के टीले यानी कि बालू का स्तूप, छत्रक, चट्टानें तथा मरु उद्यान। ठीक है, तो ये होती हैं ऐसी आकृतियाँ जो कि पवनों के द्वारा निर्मित हैं। ये यहाँ की मुख्य स्थलाकृतियाँ हैं। इनमें से भी रेगिस्तान का जो मैदान है या राजस्थान का जो मैदान, उसमें आप देखें तो सबसे प्रमुख जो आकृति आपको दिखाई देती है स्थलाकृति, वो है बालू का स्तूप। रेगिस्तान में जो थार का मरुस्थल है इसमें प्रमुख आकृतियाँ हैं आपकी बरखान। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि पवनों के द्वारा निर्मित हैं। पवन रेत को उड़ा के ले जाएगी और उसके आगे कोई अवरोध आया तो वो इकट्ठा होने लगती है, इससे निर्मित होती हैं ऐसी आकृतियाँ। तो भूगर्भिक रूप से तो ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ठीक है, यानी कि जमीन के अंदर की बात करें तो ये प्रायद्वीप पठार का ही विस्तार है। लेकिन ऊपर की स्थलाकृति की बात करें तो यहाँ पर पवनों से निर्मित आकृतियाँ पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। इन पवन द्वारा निर्मित आकृतियों में एक बहुत महत्वपूर्ण आकृति आती है जो कि थार के मरुस्थल की प्रमुख विशेष आकृति है, वो है बरखान। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, बरचान या बरखान। ठीक, तो बरखान जो होती है ये अर्धचंद्राकार बालू का टीला है, यानी कि
बालू उड़ रही है पवन के द्वारा, उसके सामने कोई अवरोध आता है तो ये इकट्ठा होते जाएगी और उसके बाद ये कैसी हो जाती है, अर्धचंद्राकार, कुछ इस तरीके की आकृति निर्मित हो जाती है ये अर्धचंद्राकार। तो इसी को कहा जाता है आपका बरखान। इसको हम एक इमेज के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक आकृति दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे देखिए ये हवा की दिशा है, ठीक है, इस ओर हवा बह रही है, तो यहाँ से रेत आती गई और इकट्ठा होती गई, तो इससे क्या हो गया, ये एक अर्धचंद्राकार आकृति बन गई, अर्धचंद्र जैसी, ठीक है। तो आधे चांद जैसी जो छाया वाली आकृति दिख रही है, इसी के कारण इस पूरी स्थलाकृति को कहा जाता है आपका बरखान, ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे बन सकता है। बरखान क्या होती हैं, ये रेगिस्तान में पाए जाने वाली अर्धचंद्राकार आकृतियां हैं जो कि बालू के टीले से निर्मित है, ठीक है। तो बालू इकट्ठा हुई और अर्धचंद्राकार बनेगी तो उसे हम बरखान कहेंगे। बालू का स्तूप राजस्थान के मैदान की प्रमुख स्थलाकृति है। ध्यान रखना, रेगिस्तान जो है थार का, उसकी प्रमुख स्थलाकृति बरखान है, जबकि राजस्थान के मैदान की, जो कि हमने इससे पहले वाले भाग में पढ़ा था, उसकी प्रमुख स्थलाकृति है बालू का स्तूप। तो ये अपने आप में बरखान जो है ये भी सैंड ड्यून ही है, यानी कि बालू का स्तूप ही है, लेकिन इसके आकार के कारण इसे हम बरखान कह रहे हैं। तो बालू का स्तूप क्या होते हैं, देखें, रेतीले प्रदेशों में या रेगिस्तानों में, ठीक है, दोनों ही क्षेत्र हैं, वो एक ही बात है। तो रेतीले प्रदेश या रेगिस्तान में पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप या जो जमाव होते हैं, इन जमावों से निर्मित होने वाले टीलों को या टिब्बों को बालू का स्तूप कहते हैं। तो बालू का स्तूप सभी सिंपल आकृतियां हुई जो कि रेत इकट्ठा होने से बन गई। अब वो बालू का स्तूप किसी भी आकार की बन सकते हैं, किसी भी रूप की बन सकते हैं, तो उसके आकार या स्वरूप के आधार पर उसे अलग अलग नाम दिया जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि सभी आकृतियां अपने आप में बालू का स्तूप हैं, लेकिन सभी बालू का स्तूप आपकी विभिन्न आकृतियां जैसे बरखान, छत्रक, ये नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। इनकी ऊंचाई, बालू का स्तूप की ऊंचाई कुछ मीटर से लेकर 100 मीटर तक या फिर इससे अधिक भी हो सकती है। मरुस्थलों में या फिर जो रेतीले क्षेत्र हैं, इनमें पवन की दिशा में अवरोध उत्पन्न होने से, जैसे कि कोई झाड़ी आ गई, कोई वृक्ष आ गया, कोई शिलाखंड आ गया आदि उपस्थित होने से रेत लगातार वहाँ पर इकट्ठा होती है, उसका जमाव होता है और इस जमाव से ही इन आकृतियों का निर्माण होता है जिन्हें हम बालू का स्तूप कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी समझने वाली है। यहाँ पे आप लोग बालू का स्तूप को देख सकते हैं, यहाँ पे कोई छोटी सी स्थलाकृति आई होगी, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई झाड़ी, कोई अवरोध उत्पन्न हुआ होगा जिससे लगातार बालू यहाँ पे इकट्ठा हुई और एक बड़ी सी चट्टान का रूप इसने ले लिया। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं, बालू की पहाड़ियाँ, उन्हीं को बालू का स्तूप कहा जाता है, ठीक है। तो सिंपल आप कह सकते हैं जैसे यहाँ पर मिट्टी, कंकड़, पत्थर से एक पहाड़ बनता है, उसी प्रकार अगर बालू से पहाड़ बन रहा है तो हम उसे बालू का स्तूप कहेंगे। और इसकी आकृति अगर अर्धचंद्राकार बन जाए तो हम उसे बरखान कहेंगे, कुछ इस तरीके की बन जाए तो उसे हम छत्रक कहेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम होते हैं। यहाँ पे देखें आप लोग, तरंगित मैदान दिखाई दे रहा है, बहुत सारी तरंगें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आगे चलते हैं। ढाल के आधार पर थार का जो मरुस्थल है इसके दो भाग हैं, यानी कि इसे दो हिस्सों में बांटा जाता है इसके ढाल के आधार पर। तो ये ढाल दो प्रकार से, और इसी आधार पर हमने दो भागों में कौन कौन से बांटा है, उत्तरी और दक्षिणी भाग, ठीक है। तो उत्तरी रेगिस्तान का मैदान और दक्षिणी रेगिस्तान का मैदान, या फिर उत्तरी थार मरुस्थल, दक्षिणी थार मरुस्थल। जो उत्तरी भाग है इसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, यानी कि यहाँ की नदियाँ कहाँ को बहेंगी, पाकिस्तान की ओर बहेंगी, भारत के पश्चिम की ओर बहेंगी, ठीक है। जैसे सिंधु नदी अपने आप में बहती है उसी तरीके से। जबकि दक्षिणी भाग की बात करें तो दक्षिणी भाग, इसका ढाल जो है कच्छ के रण की ओर है। कच्छ का रण क्या है, गुजरात में स्थित एक मरुस्थल है कच्छ का रण, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूर्ण रूप से दलदली क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ के जंगली गधे प्रसिद्ध हैं, ये ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेना। मैं यहाँ पे इंक्लूड करना भूल गया हूँ, आप लोग नोट करें। जंगली गधे जो है कच्छ के रण में प्रसिद्ध जानवर, ठीक है। तो कच्छ के रण के प्रसिद्ध हैं जंगली गधे। तो ये कच्छ के रण की ओर दक्षिणी ढाल है। तो यहाँ पर कच्छ का रण आया है, इसके बारे में भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। कच्छ का रण क्या है, इसको आप अलग से हेडिंग बना के लिख लेना। कच्छ के रण का मैदान समुद्री निक्षेप के उमज्जन से बना है। एक होता है निमज्जन, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होता है निमज्जन, एक होता है उमज्जन। तो निमज्जन कहने का मतलब होता है निमग्न होना, यानी कि डूबना। कोई आकृति अगर पानी के अंदर डूबने की वजह से बनी हुई है तो उसे हम निमज्जन कहेंगे। जैसे कोई आपका द्वीप समूह है, जैसे हमने अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप देखा, तो हमने बताया था कि वो हिमालय पर्वत का ही विस्तार है, लेकिन हिमालय यहाँ पर पूरी तरीके से क्या है, जलमग्न है, डूब गया है, नीचे उसकी चोटियाँ दिखाई दे रही हैं। तो ये द्वीप क्या हैं, ये निमग्न आकृति है। जबकि उमज्जन क्या होता है, उमज्जन कहने का मतलब कोई चीज़ पानी से बाहर आ जाए, ऊपर उठ जाए, तो उसे हम उमज्जन कहेंगे, लेकिन वहाँ पर पानी की मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। वैसे आप कहेंगे पहाड़ भी पानी से बाहर आ गया, पहले वहाँ टेथिस सागर था, हिमालय पर्वत बाहर आ गया, तो उसे उमज्जन कहेंगे, लेकिन नहीं,
उमज्जन कहने का अर्थ होगा जहाँ पर पानी है लेकिन वो आकृति पूरी तरीके से पानी से बाहर आई हुई है, ठीक है, तो उसे हम उमज्जन कहेंगे। जबकि निमज्जन होता है पानी के अंदर डूबना। तो ये जो कच्छ का रण है ये समुद्री निक्षेप के उमज्जन के कारण बना हुआ है, यानी कि जो निक्षेप उसमें पड़ रहे थे लूनी नदी, साबरमती नदी, अन्य नदियों के द्वारा, वो जो है निक्षेप वो बाहर आ गए हैं पानी से, ठीक। कच्छ के रण को सफ़ेद मरुस्थल कहा जाता है। कारण क्या है इसे आप चित्र के माध्यम से समझेंगे। पहले ये देखें कि यह क्षेत्र नमकीन दलदल से निर्मित है, ठीक है, अपने आप में बहुत ज़्यादा यहाँ पर नमक है, इस वजह से ये सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, तो इसे सफ़ेद मरुस्थल कहते हैं। जबकि यहाँ पर पानी की मात्रा उपलब्ध है, क्योंकि जैसा मैंने बताया उमज्जन में भी पानी होना चाहिए, तो इसीलिए ये अपने आप में दलदलीय क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रसिद्ध है वो है यहाँ के जंगली गधे, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना। चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। ये आपका गुजरात वाला एरिया है, ठीक है, भारत के मैप में आप देख सकते हैं ये गुजरात का हिस्सा है, ठीक। यहाँ पर आपका कच्छ का जो गल्फ ऑफ कच्छ कहते हैं जिसे हम, ठीक है, कच्छ की खाड़ी है, और यहाँ पर आपकी खंभात की खाड़ी है, ये वाला हिस्सा, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका इसके उत्तर में है, कच्छ की खाड़ी के उत्तर में, ये क्षेत्र कहलाता है रण ऑफ कच्छ या कच्छ का रण, ठीक है, जो कि अपने आप में एक सफ़ेद मरुस्थल है। क्यों कहते हैं सफ़ेद मरुस्थल? क्योंकि यहाँ पर नमक की बहुत अधिक मात्रा होने की वजह से कुछ इस प्रकार का मैदान निर्मित हो गया है जो सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे सफ़ेद मरुस्थल कहा जाता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा थार का मरुस्थल और उसके साथ साथ कच्छ का रण। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आता है तो आप हमें बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, थैंक यू।